हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सोफिया की मैड लिली जियान से कहती है, सन इन लो, अभी तक आपकी शादी मास्टर से नहीं हुई है और आप अभी से उनका पॉन्ड यूज़ करना चाहते हैं, वो भी नहाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए, पर कोई नहीं, आप कर सकते हो क्योंकि आप उनके होने वाले हस्बैंड हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेडिंग सेरेमनी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए आप ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। जियान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मुझे तैयारियाँ करनी है वेडिंग होने से पहले। लिली कहती है, जो भी आप करना चाहते हैं वो जल्द ही करना, क्योंकि वेडिंग सेरेमनी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं। जियान आगे बढ़ता है और वो कहता है, वेडिंग होने से पहले मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ और मैं कुछ चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। और वो कहता है, मुझे अपनी प्रोटेक्शन बढ़ानी होगी, उसके लिए मुझे कल्टीवेशन करना होगा, क्योंकि कभी भी मुझे क्वीन चैन ढूंढ सकती है और मेरे ऊपर वो अटैक ज़रूर करेगी। इसीलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करना होगा। और वो बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए वो अपने मन में कहता है, मार्शल आर्ट की 7 अलग अलग लेवल है और हर लेवल में 9 ग्रेड्स होते हैं। इन लेवल को क्लियर करने के बाद मैं मार्शल आर्ट के पीक पर पहुंच जाऊंगा और इंटेट रिल्म में प्रवेश कर लूंगा और उसके बाद मैं चैंगसंग एवेन्यू के लिए तैयारी करूंगा, जो कि मार्शल आर्ट का एक अलग लेवल है। लेकिन मैं जानता हूं अभी मैं क्वीन चैन से बहुत ज़्यादा पीछे हूं और हम दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब चाहे जो भी हो, मुझे अपनी प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना है और शादी के बाद मेरी खुद की फैमिली हो जाएगी, इसीलिए मुझे उनको भी प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड के घर का। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ चुके होते हैं और अब वेडिंग सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली होती है। लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, अचानक से सिटी लॉर्ड ने अपनी डॉटर की शादी की अनाउंसमेंट कैसे कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकते हैं। और वहाँ पर लिन फैमिली के पैट्रियार्च और उनकी डॉटर लिन आई होती हैं। उन्हें देखकर जैंग फैमिली के पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, आपकी डॉटर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। लिन के फादर कहते हैं, यहाँ पर मेरा आना होता ही क्योंकि सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया था। और उसकी डॉटर कहती है, थैंक यू अंकल मेरी तारीफ़ करने के लिए। जैंग फैंग कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है जियान पॉन्ड के अंदर बैठकर खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर से उसी इवेंट का सीन दिखाया जाता है। जैंग के फादर खाली टेबल को देखकर कहते हैं, लगता है जियान फैमिली से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तभी तो यहाँ पर ये पूरी टेबल खाली पड़ी हुई है। वैसे भी जियान फैमिली में कोई भी टैलेंटेड नहीं है और यहाँ पर आने का उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, सब उनका मजाक ही बनाते और वो खुद एक मजाक है। लिन चेयर पे बैठी हुई होती है और वो सोचते हुए कहती है, मुझे अभी तक नहीं पता कि आखिर दूल्हा कौन है और सोफिया की शादी किससे होने वाली है, क्योंकि प्रिंस सीजी से उसकी शादी होने वाली थी, तो वो तो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं, वो रास्ते में ही है। जैंग के फादर कहते हैं, इसका मतलब ये सीजी इस शादी से डर कर भाग गया, अब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लिन के फादर कहते हैं, मुझे तो लगता है अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है जो सोफिया से शादी करेगा और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ एन है। उसकी बात को सुनते ही जैंग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वैसे भी सोफिया और जाओ एन ये लोग बचपन से साथ में रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं और वो सोफिया की फैमिली का सैनिक लीडर भी है। लिन के फादर कहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली तो मुझे नहीं लगता कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है। जैंग के फादर कहते हैं, वैसे तुम सही कह रहे हो, वो तो एक बुल्फ का बच्चा है और मुझे लगता है अगर उसकी शादी सोफिया से हो गई तो ये पूरी सिटी तबाह हो सकती है। दूसरा दिखाया जाता है जाओ एंग सिटी में आ चुका होता है और वो लोगों को परेशान करते हुए कहता है, मुझे सोफिया से मिलना है, वो कहाँ पर है। वहीं जियान को दिखाया जाता है, वो 7 सोल सीक्रेट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा होता है ताकि उसका कल्टीवेशन पूरा हो सके। वहीं इवेंट में दिखाया जाता है जाओ एंग वहाँ आ चुका होता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर सोफिया कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और मैं उसे दिखाकर रहूँगा असली दूल्हा कौन है, मैं ही उसका दूल्हा बनने लायक हूँ और कोई नहीं। जब जाओ एन की बातें सब सुन रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, जाओ एन दूल्हा नहीं है तो फिर कौन है। जो लोग जाओ एन को रोकने आ रहे होते हैं, जाओ एन उन्हें पीट रहा होता है और पीटते हुए कहता है, अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे पास मत आओ। जाओ एन के पीछे से सोफिया के फादर आते हैं और वो उसे रुकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, तुम मेरे सैनिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाओ एन उन दोनों को बो करते हुए कहता है, अंकल आंटी मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर आप इतनी जल्दी सोफिया की शादी किससे करवा रहे हैं, आखिर वो इंसान कौन है जो उससे शादी करने वाला है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जियान अभी तक अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके माथे से एक रोशनी निकल रही होती है।
सोफिया के फादर जाओ एन से कहते हैं ये तो हमारी सिस्टर का ही डिसीज़न है, वो शादी अपने लवर से करना चाहती है और किसी से नहीं, इसीलिए तुम उसके फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जाओ एन कहता है क्या कहा आपने, ये उसका डिसीज़न है, लेकिन फिर मेरा क्या होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथों को उठाने वाला होता है। उसके सैनिक भी उसके इस मूवमेंट को देखकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जाओएन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आपने मुझे बताया नहीं कि सोफिया का कोई लवर भी है। आप ये बात मुझे पर्सनली भी बता सकते थे। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। सोफिया के वहाँ आते ही जाओएन शांत हो जाता है। सोफिया उससे कहती है ब्रदर जाओएन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरे दिल में कोई और है, इसीलिए मैं उसी से शादी करूँगी। और जब सोफिया वहाँ पर आई होती है तो सभी लोग सोफिया को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि सोफिया बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। लेकिन जाओएन जब ये बातें सुनता है वो सोफिया से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो हमेशा से मेरे साथ ही रही हो, और इस बीच तुम्हारा लवर कब बन गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में किसी और से प्यार करती हो। सोफिया कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, ये सब सच है। अगर तुम यहाँ पर मेरी खुशी में शामिल होने नहीं आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही जाओएन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनोगी और तुम किसी और की वाइफ नहीं बन सकती। और इतना कहते ही वो अपनी पावर को अनलिश करता है। सोफिया उससे कहती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपनी सैनिकों को साथ में लेकर। जैसे ही सोफिया ये बोलती है उसके सैनिक अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाओएन अपने सैनिकों को रोकता है। जाओएन सोफिया को धमकी देते हुए कहता है मैं हमेशा से तुम्हारी फैमिली के साथ रहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सबको ख़त्म कर दूंगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है जियान अब ब्रेक थ्रो कर चुका होता है। सोफिया के मॉम और डैड दोनों चिंता कर रहे होते हैं, क्योंकि जाओ फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है। और जाओएन चिल्लाते हुए कहता है वो कौन है जिसने मेरी वुमेन को चुराने की हिम्मत की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वो कौन है जो तुम्हारा दूल्हा बनने वाला है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो बाहर आए और मुझसे फाइट करे अगर उसके अंदर हिम्मत है तो। जाओएन की बात जब लोग सुन रहे होते हैं तो वो आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं आखिर वो इनका कौन सा सन इन लो है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो अब तक सामने नहीं आया, कहाँ पर छिपा हुआ है। तभी उन लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होती है और वो जियान की आवाज़ होती है। वो कहता है आते हुए आखिर वो कौन इंसान है जो मेरे इतने अच्छे दिन को बर्बाद करना चाहता है, क्या उसे मालूम नहीं आज खुशियों का दिन है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जियान ने अपने आप को ब्रेक थ्रो कर लिया होता है और अब वो 6th ग्रेड पर पहुंच चुका होता है। कल्टीवेशन करने के बाद वो लिली से कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़े कपड़े हैं पहनने के लिए। लिली उसे कपड़े देते हुए कहती है आप जल्दी से पहन लीजिए इन्हें। दूसरी ओर दिखाया जाता है जियान के ऊपर जाओएन हमला कर देता है, लेकिन जाओएन के अटैक से जियान बच जाता है। जियान के फादर इन लो उसे देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर आ गए, अब तो मेरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि तुम बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो। जियान की मदर इन लॉ जाओएन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जाओएन नहीं रुकता, अपनी पावर का यूज़ करते हुए पंच करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सोफिया अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करती है और जाओएन के पंच को रोक देती है और वो जाओएन से कहती है अब ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, इसीलिए अगर ये ज़िंदा रहेगा तभी मैं ज़िंदा रहूँगी, और अगर ये मरता है तो मैं भी मरूँगी। और अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे से गुजरना होगा, तभी तुम इसे मार पाओगे। जाओएन कहता है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मार दूंगा। जब जियान ये सब करते हुए सोफिया को देख रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोफिया से कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे देख लूँगा। लेकिन सोफिया उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो उससे कहती है जियान तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते। जियान उससे कहता है तुम ये सब मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसे ज़रूर हराऊँगा। और वो कहता है मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आगे बढ़ता है और जाओएन से कहता है अब तुम मुझसे फाइट करना चाहते ही हो तो इससे पहले क्यों ना हम दोनों के बीच 3 शर्त लगी जाए। जाओएन कहता है तुम किस शर्त की बात कर रहे हो। जियान उसे कहता है मैं तुमसे 3 शर्त ये लगाना चाहता हूँ, मनी के ऊपर, बर्ड के ऊपर और लाइफ के ऊपर। जाओएन कहता है आखिर तुम किस तरीके की बर्ड की बात कर रहे हो, किस तरीके की बर्ड के ऊपर तुम बैट लगाना चाहते हो। जियान उससे कहता है बर्ड से मेरा मतलब है मेरे पास कोई भी रहने की अच्छी जगह नहीं है, इसीलिए जो तुम्हारा पैलेस है जब तुम हार जाओगे तो वो तुम्हें मुझे देना होगा। जाओएन कहता है मैं बैट तभी लगाऊंगा जब मैं अपने फॉर्मेशन, आर्चरी और स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकता हूँ फाइट के बीच। जियान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वैसे भी बैट की बात तो मैंने की है तो तुम अपने रूल्स रख सकते हो। जैंग उन दोनों की बात को सुनकर कहता है जितना मैं जियान को जानता हूँ वो जाओएन से बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, उसने तो बिना फालतू की शर्त लगाई है।
और मैं अच्छे से जानता हूँ इस फाइट के बाद किसको सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी ज़ाओ वैन एक पोटली निकालता है और पोटली दिखाते हुए कहता है, मैंने 10,000 गोल्स को निकाला है। अब तुम भी अपनी तरफ से मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ तो निकालो, क्योंकि तभी हम फाइट एक दूसरे से करना स्टार्ट करेंगे। जियान कहता है, मेरे पास एक भी मनी नहीं है मैं उसे फाइट में लगा सकूं। उसके फादर इन लोग कहते हैं, तो फिर तुम कैसे फाइट करोगे और कौन से मनी को स्पेंड करोगे इस फाइट के लिए। तभी जियान कहता है, एक बॉक्स को खोल कर दिखाते हुए, मैं मनी की बजाय 7 युडान लगाने के लिए तैयार हूँ और ये 3rd क्लास के लेवल पर है और इनका प्राइस तुम्हारे 10,000 गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही वो लोग युडान को देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है और ये एक नहीं इसके पास ऐसे 7 हैं। युडान को देखकर ज़ाओ वैन भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, इसके पास ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इसके पास ये है तो ये आसानी से टोंगमाई रिल्म पर पहुंच सकता है और आगे भी कल्टीवेशन इजीली कर सकता है। ज़ाओ वैन कहता है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद इस फाइट में पार्टिसिपेट ना करूँ। अगर कोई और चाहता है पार्टिसिपेट करना तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी बात को सुनकर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें जियान के ऊपर अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ज़ाओ वैन ही जीतेगा और वही इसे आसानी से हरा देगा। इसीलिए हमें लगता है कि हमें सारे पैसों को इन्वेस्ट ज़ाओ वैन के ऊपर ही करना चाहिए। जियान के फादर इन लोग कहते हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सोफिया की मॉम उन्हें डांटते हुए कहती है, आगे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने सन इन लो को हरवाना चाहते हो क्या। जियान के फादर इन लोग कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरा सन इन लो और लोगों की तरह बेहतर नहीं है। तभी लिन फैमिली के पैट्रियार्च और जैंग फैमिली के पैट्रियार्च वो कहते हैं, हम 20,000 गोल्ड लगाने के लिए तैयार हैं ज़ाओ वैन के ऊपर। लिन अपने डैड से कहती है, डैड आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना, क्योंकि मैं जानती हूँ हम ही जीतने वाले हैं। उन सब की बातों को सुनकर ज़ाओ वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, सबके सब बैट मेरे ऊपर ही क्यों लगा रहे हैं और ये वेस्ट मटेरियल जियान मेरे से इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। जियान उनकी बातों को सुनता है और वो कहता है, चलो तुम्हें तो पता है कि मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ। वहीं और लोग भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हुए बैट में पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जियान कहता है, अभी भी 10,000 कम है इस युडान के प्राइस के लिए। जैंग पीछे से हाथ ऊपर करके बोलता है, मैं तैयार हूँ इसमें 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए। तभी उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो जैंग को पकड़कर कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, तुम्हें पता भी है इतने ज़्यादा पैसे तुम वेस्ट कर दोगे। जैंग कहता है, डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ज़ाओ वैन ही जीतने वाला है और जब जियान हार जाएगा तो हमें ही फ़ायदा होगा, ज़रा ध्यान से सोचिए। तभी जियान उन लोगों की बात को सुन रहा होता है और वो कहता है, क्या तुम लोग शर्त लगाना भी चाहते हो या नहीं, अपना फाइनल डिसीजन मुझे बता दो। उसके डैड थोड़ा सोच रहे होते हैं और सोचने के बाद वो कहते हैं, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तैयार हूँ इसमें और मनी लगाने के लिए। उसकी बात को सुनकर जियान कहता है, ठीक है मैं भी रेडी हूँ और वो अपने मन में कहता है, फाइनली मछली अपने जाल में फंस चुकी है। और वो अपने फादर इन लोग को बोलते हुए कहता है, अब आप इस फाइट के विटनेस बनेंगे और निर्णय जो भी होगा वो आपको ही लेना होगा। उसके फादर इन लोग भी उसकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है अब तुम लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ज़ाओ वैन अपने सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ होता है जियान से फाइट करने के लिए और वो स्माइल करते हुए कहता है, जो कोई भी जियान को हराने में कामयाब होगा पहला रिवॉर्ड उसे ही मिलेगा और अगर मैं जियान को हराने में कामयाब हो जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। जियान आगे बढ़ रहा होता है लेकिन सोफिया उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें मुसीबत क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम उसके पास मत जाओ उससे फाइट करने के लिए। जियान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इससे फाइट करूंगा और इसे हराऊंगा भी। वैसे भी अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वैसे भी जब डॉग्स भौंकते हैं तो उन्हें चुप कराना पड़ता है, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और वैसे भी अब ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे लिए यही मेन बात है कि मैं अब इस फैमिली का सन इन लॉ हूँ, इसीलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और अब मैं इस फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं इस फैमिली की रेपुटेशन को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता। ज़ाओ वैन को ये सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो कहता है, तुम इस फैमिली से बाहर निकलोगे, तुम इस फैमिली के सन इन लॉ कभी नहीं बन सकते मेरे होते हुए। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वैसे मैं जानती हूँ बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमें सीरीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कमेंटर ये भी कह रहे हैं कि हमें ये सीरीज़ करनी चाहिए और वो नेक्स्ट एपिसोड की भी डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सीरीज़ को करूँगी। और अगर आप और न्यू सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं ट्राई करूँगी दूसरी सीरीज़ को भी स्टार्ट जल्द ही करने की।